तो अभी यूनिट 12 करेंगे, केंद्र राज्य संबंध। उसमें भारत की संघीय विशेषताएं, फेडरल फीचर्स और एकात्मक केंद्रीकरण विशेषताएं, यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भारत की संघीय विशेषताएं। दोहरी राजनीति, ड्यूल पॉलिटिक्स। सरकार के दो स्तर होते हैं, एक संघ स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है। लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत का संविधान लिखित और सर्वोच्च है। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, 7वीं अनुसूची। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, संपत्ति सूची, कंकरेंट लिस्ट। और सभी अंग संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी सिस्टम है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है संविधान के संरक्षक के रूप में, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? राष्ट्रपति नहीं है, ध्यान रखना। कौन है? न्यायपालिका, ठीक है। और केंद्र राज्य विवादों के मध्यस्थता के रूप में, ठीक है। और द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, भारतीय संसद में शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और ये सब होता है, ठीक है। अब देखते हैं एकात्मक फीचर, यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है। मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है इसमें। संघ सूची राज्य सूची की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। अक्षय शक्तियाँ वो जो रेजिड्यूरी पावर है वो केंद्र के पास निहित है, और यूएसए के विपरीत, जबकि यूएसए में जो ये अक्षय शक्तियाँ होती है वो राज्य के पास होती है, ठीक है। और एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के विपरीत राज्यों के पास अलग संविधान नहीं है। पहले जे और के जम्मू कश्मीर में अलग था, लेकिन अभी नहीं है। और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, केवल भारतीय नागरिकता, यूएसए की तरफ कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। आपातकालीन प्रोविजन से, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352, 356, भारत व्यवहार में एकात्मक बन जाता है। इन दोनों के बड़ी भारत व्यवहार में कैसा बन जाता है? एकात्मक बन जाता है। और राज्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्य के कामकाज को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं, जो ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस आईपीएस, केंद्र और राज्यों दोनों की सेवा करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों के अंदर आते हैं, ठीक है। और केंद्रीय नियंत्रण होता है इन पे, ठीक है। और राज्यों पर संसद की शक्ति, राज्यों पर किसकी? पार्लियामेंट की शक्ति। जैसे पार्लियामेंट पावर्स ओवर स्टेट, संसद कर सकती है, क्या कर सकती है? राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 क्या कर सकता है? राज्यपाल राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में राज्य सूची पर कानून भी बना सकते हैं। कौन? संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं असममित संघवाद, यानी कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म। ये असीमित संघवाद एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहां एक ही संविधान के तहत विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के पास अलग अलग शक्तियां, स्थिति या स्वायत्ता होती है। शक्तियों का असमान वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असिमेट्रिक पावर्स। और कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष स्पेशल प्रोविजंस की है, विशेष प्रावधान भी है। और विविधता के आधार पर अनुकूलित शासन। तो असममित संघवाद की विशेषता क्या है? फीचर्स देखते हैं। विभेदक स्वायत्तता, यानी कि डिफरेंशियल ऑटोनॉमी। देखो, सबसे पहली विशेषता है कि विभेदक स्वायत्तता, डिफरेंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि जो सभी राज्यों को एक प्रकार की समान शक्तियां नहीं दी जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं, उनकी कल्चर के कारण, उनकी जो जियोग्राफिकल जो फीचर्स है उसके कारण, या फिर XYZ कुछ भी कारण हो सकता है, तो उन उनकी विशेषताओं के कारण तो उनको है जो अलग से पावर दी जाती है। जैसे नागालैंड को है, मिजोरम है, जो पूर्वोत्तर के राज्य है, जैसे नागालैंड 371A में है, ठीक है। तो इनकी धार्मिक सामाजिक प्रथाओं की रक्षा, पारंपरिक कानूनों की रक्षा के लिए तो अलग से है जो उनको कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों को अलग दी गई है, इसका मतलब है कि विभेदक स्वायत्तता, इनकी सभी राज्यों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई है, ठीक है। और कुछ राज्य अधिक विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का आनंद लेते हैं। और विशेष जैसे मतलब कैसे लेते हैं? जैसे आप देखते हो इधर जो पूर्वोत्तर के राज्यों को उनको अधिक सहायता दी गई है, उनको अधिक प्रशासनिक शक्तियों का आनंद लेते हैं, उनको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, पावर दी गई है कानून बनाने की जनजातीय इलाकों में भी। तो ये है, ठीक है। और विशेष संवैधानिक प्रावधान है, स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है। जैसे हमने देखा कि 371A है वो नागालैंड के लिए है, तो 371F है वो कर्नाटका के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है। ओके, जे कर्नाटका के लिए, सॉरी, जे कर्नाटका के लिए, F नहीं है, तो ऐसे। और विशिष्ट अनुच्छेद केवल कुछ राज्यों और क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जैसे कि 370 था, उसको हटा दिया है कश्मीर से, अब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे राज्य है जिनमें मतलब जो विशिष्ट अनुच्छेद के द्वारा उनको
प्रावधान किया गया, ठीक है। और असमान केंद्र राज्य संबंध यानी कि अनइक्वल सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, राज्यों के आधार पर केंद्र का नियंत्रण अलग अलग होता है। राज्यों के आधार पर केंद्र का जो नियंत्रण होता है वो अलग अलग होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों पर नियंत्रण कम है, ठीक है, वैसे तो है लेकिन मतलब पावर्स में, शक्तियों में, कानून बनाने में वो अलग है। और जबकि जो नॉर्मल सामान्य राज्य है उन पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये और संस्थागत विविधताएं भी है, इंस्टीट्यूशनल वेरिएशन से है। मतलब जो संस्थाएं हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में आप जाओगे तो वहाँ पे ना, वहाँ पे जनजातियों के लिए अलग से ट्राइबल जो ऑटोनोमस काउंसिल मिलेगी आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग से मिलेगी, इस लोकल लेवल पे अलग से मिलेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑटोनॉमी है, ओके, संस्थागत विविधता है। अब देखते हैं भारत में असमित संघवाद, असिमेट्रिक फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में असमित संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत एक असमित संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पहले विशेष संवैधानिक प्रावधान, जैसे कि क्षत्रिय स्वायत्तता अनुच्छेद 370 अब काफ़ी हद तक है जो निरस्त किया जा चुका है। 371 इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश इन आदि पर लागू होता है, ठीक है। और छठी अनुसूची क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें हैं। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम में इनमें क्या है, जनजातीय टीएसी है, ठीक है, टीएसी ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल है, ठीक है, प्रदान करते हैं। और विधायी, ये प्रदान क्या करते हैं, ये विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं, जो भी ये छठी अनुसूची के क्षेत्र है। और पांचवी अनुसूची क्षेत्र ये क्या है, ये मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र, जो मध्य भारत है उसमें जो जनजातीय क्षेत्र है विशेष, इनमें विशेष शासन होता है, प्लस राज्यपाल की भूमिका अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, विशेष श्रेणी और प्रशासनिक अंतर देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को ऐतिहासिक रूप से अधिक स्वायत्तता दी गई है, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से अधिक स्वायत्तता दी गई है, और अलग अलग भूमि, संसाधन और सांस्कृतिक सुरक्षा के कारण, ठीक है। और स्थानीयकृत स्वायत्ता तंत्र यानी कि जो स्वायत्त परिषदें होती है, स्वायत्त परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल होती है, ठीक है, ऑटोनोमस काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल होती हैं। और जो पारंपरिक कानून, जो कस्टोमरी लॉज के तहत कुछ विशेष सुरक्षा भी इनको दी गई, कि कस्टोमरी लॉ के तहत। उसके बाद ओवरव्यू देखते हैं, अवलोकन। अब ओवरव्यू देखते हैं, ओवरव्यू में भाग 6 इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध, भाग 6 में विधायी और प्रशासनिक, और भाग 7 में वित्त, संपत्ति और अनुबंध आदि, ठीक है। और भाग 8 में व्यापार और वाणिज्य, भाग 8 में क्या, व्यापार और वाणिज्य। और भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी, आपातकाल। 18 में क्या है, आपातकाल। और भाग 21 में क्या है, विशेष राज्य, स्पेशल स्टेट। तो ये सभी जो भाग है वो कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन सा, भाग 6, 7, ठीक है। और भाग, सॉरी ये भाग 8 नहीं है, ये भाग 13 है, ठीक है। भाग 13 व्यापार और वाणिज्य, और भाग 18 आपातकाल, और भाग 21 है वो विशेष राज्य, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विधायी संबंध, देखते हैं इनके विधायी संबंध, देखते हैं विधायी संबंध, विधायी स्रोत। ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 13, संघ और राज्यों द्वारा बनाए गए साधारण कानून, संघ और राज्यों द्वारा बनाए गए साधारण कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। संघ और राज्य द्वारा बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और आर्टिकल 35 में क्या है, 35 में ये है कि केवल संसद कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले कानून बना सकती है। केवल संसद ही कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले कानून बना सकती है, राज्य नहीं बना सकता। ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल है वो नहीं बना सकता, किसको, मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले कानून नहीं बना सकता, ओनली संसद को ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 35 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये विषयवार विवरण। संघ सूची में 97 विषय है, 97 विषय है, कितने, 97 विषय है। इसमें नेशनल इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। और एक्सक्लूसिव जो पार्लियामेंट पावर होती है, संसद की जो विशेष शक्तियाँ होती है वो, और यूनिफॉर्म लॉज, समान कानून। और राज्य सूची में 66 विषय, कितने, 66 ये 66 विषय इसमें राज्य सूची में। और लोकल इम्पोर्टेंस यानी कि स्थानीय महत्व के होते हैं, और राज्य के विशेष इसमें शक्तियाँ होती है, और इसमें संसद की विशेष शक्ति होती है, ठीक है। और यूनिफॉर्म है वो समान, जो यूनिफॉर्म लॉज है, यूनिफॉर्म लॉ है वो समान कानून इसके अंतर्गत आते हैं, किसमें, जो यूनियन लिस्ट है, किसी यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट होते हैं, कितने, 47 सब्जेक्ट होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, 47 सब्जेक्ट। संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें संसद और राज्य है वो दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये विषय वस्तु थी, ठीक है। उसके बाद अन्य संवैधानिक
प्रावधान देखते हैं आर्टिकल 245 से 254 तक, ठीक है। अन्य संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 245 से 254। विधायी शक्तियाँ दायरा देखते हैं, क्षत्रिय देखते हैं। सबसे पहले क्षत्रिय इसमें 245 में संविधान के प्रावधानों के अधीन, संविधान के प्रावधानों के अधीन, क्योंकि संसद भारत के या पूरे भारत के पूरे या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकते हैं, 245 में कहा गया है। और राज्य अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, राज्य अपने राज्य क्षेत्र के लिए बना सकता है, भारत या भारत के किसी हिस्से के लिए बना सकता है, ठीक है। संसद राज्य और क्षेत्रातीत कानून बना सकती है, राज्य क्षेत्रातीत कानून बना सकती है जिनका प्रभाव विदेश में हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो क्षेत्रातीत कानून बना सकती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इसका मतलब ये है कि मतलब कोई कानून ऐसा जो जिनका प्रभाव विदेशों में हो, जैसे मान लीजिए कोई मतलब अपराध करके वो जो बाहर भाग गया तो उसके ऊपर भी इफेक्टिव होते हैं, तो ऐसे कानूनों को कौन संसद बना सकती है, ठीक। राज्य क्षेत्रीय संबंध सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल एक्सेस। इसका मतलब है कि सामान्यतः कोई भी राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता, कोई भी स्टेट ऐसे कानून नहीं बना सकता जिनका प्रभाव राज्य के बाहर पड़ता हो, जब तक कि राज्य और कानून के विषय वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध ना हो। उसके बाद संघवाद के लिए आवश्यकता तो कौन कौन सी, सबसे पहले आपका लिखित संविधान होना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, और लोकतंत्र होना चाहिए, और संवैधानिकता होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 246, ठीक है, अनुच्छेद 246 टू 46, इसमें क्या है, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संसद राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य संपत्ति सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, और संसद और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इस पे तो जो संसद का कानून है वो ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा ओवर द स्टेट लॉ, ठीक। उसके बाद बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें मतलब विधायिका नहीं है, उन जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए संसद कानून बना सकती है। कौन, पार्लियामेंट है, वो उनके लिए कानून बना सकती है, जो उनके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शक्तियों के विभाजन की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किए गए सिद्धांत, डॉक्ट्रिन एंड प्रिंसिपल्स। विधायी पूर्ण शक्तियां, लेजिस्लेटिव प्लेनरी कवर्स, सूचियों में प्रविष्टियों जो एंट्रीज की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए, उदार और सामंजस्यपूर्ण व्याख्या, लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि संघ की प्रधानता के अधीन सूचियों के बीच प्रविष्टियों को सह अस्तित्व सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और सहायक अनुषंगिक शक्तियों, क्या सहायक अनुषंगिक शक्तियों यानी कि शक्तियों के विभाजन के अधीन एक विशिष्ट प्रविष्टि में उस प्रविष्टि से संबंधित निकटतम मामलों पर कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है। जैसे कर लगाने की शक्ति में कर चोरी को रोकने की शक्ति भी शामिल है, तो ये होती है, ठीक है। और सार और तत्व का सिद्धांत, पिथ एंड सब्सटेंस, यदि किसी कानून का मुख्य विषय शक्तियों के भीतर आता है, यदि कोई कानून है उसका जो मुख्य विषय वो शक्तियों के भीतर आता है, तो अन्य सूचियों में आकस्मिक अतिक्रमण, ठीक है, एनक्रोचमेंट है वो ठीक है, अतिक्रमण होता है। तो छद्म विधान, कोलोरेबल लेजिस्लेशन, इसका मतलब है कि कोई भी विधायी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्तियों के विभाजन को दरकिनार या बाईपास नहीं कर सकती। और आर्टिकल 246A, इसमें क्या है, आर्टिकल 246A, इसमें जीएसटी संबंधित है कि संसद और राज्य जीएसटी कानून बना सकते हैं। कौन, संसद और राज्य जीएसटी कानून बना सकते हैं। और अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट जीएसटी के लिए केवल संसद का कानून मान्य होगा। 101वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के माध्यम से जोड़ा गया था। और आर्टिकल 248 टू 48, 248 में क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ, क्या है, रेजिड्यूसरी पावर है, जो किसी भी सूची में शामिल मतलब विषय में मेंशन्ड नहीं है, उल्लेखित नहीं है, तो केवल उस पर है जो केवल कौन, संसद कानून बना सकती है। और सूची फर्स्ट प्रविष्टि 97 द्वारा समर्थित है, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 247 254 254, आर्टिकल 254 254, ये संपत्ति सूची विवाद से संबंधित है। क्या है, संपत्ति सूची विवाद से संबंधित है, ठीक है, संपत्ति सूची विवाद से संबंधित है। क्या है, 246 संपत्ति सूची में जो संपत्ति सूची उसमें संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगति, विरोध यानी कि रेपुगेंसी हो। तो विरोध क्या है, रेपुगेंसी का अर्थ है कि एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानूनों के अलग अलग परिणाम निकलना। सामान्यतः जो संघ का कानून है वो ज़्यादा प्रभावी होता है राज्य के कानून के ऊपर,
चाहे कानून कभी भी बने हो, कानून कभी भी बने हो, जब तक कि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित न रखा गया हो, तो उसे सहमति प्रदान न की गई हो, तो ठीक है। आर्टिकल ये किस में कहा गया है? 254 भाग 2 में कहा गया है, 254 भाग 2 में कहा गया, ठीक है। और उसके बाद भी जो संसद है वो अध्यारोही कि ओवर राइडिंग कानून पारित कर सकती है। ये आर्टिकल 254 भाग 2 में, आर्टिकल 254 भाग 2 परंतु, ठीक है। और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, इंपोर्टेंट इनसाइड, हमारा संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के कठोर पृथक्करण का प्रावधान नहीं करता है। और यह संवर्ती सूची के अस्तित्व और राज्य सूची के कुछ विषयों के संघ सूची के अधीन होने के माध्यम से झलकता है, जैसा कि भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। और उदाहरण के लिए राज्य सूची की प्रविष्टि 17, जिसमें जल, संघ सूची के प्रविष्टि 56 अंतर्राज्यीय नदियां के अधीन है। और जो 7वीं अनुसूची है, सेवंथ शेड्यूल 7 विधायी क्षमता को परिभाषित नहीं करती। यह केवल कानून बनाने के दायरे या क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करती है, ठीक है। एक ओवरव्यू तैयार करती है। और संवर्ती सूची में कोई विशिष्ट कराधान टैक्सेशन शक्तियाँ नहीं, ध्यान रखना, संवर्ती सूची में कोई विशिष्ट कराधान या टैक्सेशन की शक्तियाँ नहीं है। जबकि विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों का भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अध्यायों के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। वित्तीय संबंध जो फाइनेंशियल रिलेशन से होते हैं, जैसी कोई चीज नहीं है। केंद्र राज्य विधायी संबंध, राज्य सूची की व्याख्या संघ और संवर्ती सूची के अनुसार की जाएगी। ये आर्टिकल 246 में कहा गया है, ठीक है। राज्य सूची की व्याख्या संघ और संवर्ती सूची के अनुसार की जाएगी। संवर्ती सूची में जो संघ द्वारा जो बनाए गए कानून है वो ऊपर होगा, किसके? राज्य के बनाए गए। ये 254 में कहा गया, ठीक है। और संघ सूची में सर्वाधिक विषय किसमें? संघ सूची में। और अवशिष्ट शक्तियां वो संसद के पास रहेगी। जो अवशिष्ट शक्तियां वो इसके पास, संसद के पास रहेगी। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास रहेगी, 248 में कहा गया। ये 248 ऐसी स्थितियां जहां संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती। कौन कौन सी स्थितियां हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पे जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? वो कौन कौन सी? पहले, राज्यसभा राष्ट्रीय हित में, जो राज्यसभा होती है वो नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में विशिष्ट बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक प्रस्ताव पारित करती है। और यह जीएसटी से संबंधित कानून संसद के राज्य सूची की प्रविष्टियों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करते हैं। आर्टिकल 249 ऐसा कानून होता है, उसकी प्रस्ताव की जो वैधता तक भारत के संपूर्ण या आंशिक क्षेत्र के लिए बनाया जा सकता है। प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए वैध होता है। जो ये ऐसा प्रपोजल होता है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है? 1 साल के लिए वैलिड होता है। और उसी बहुमत से 1 वर्ष के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद राज्य सूची सहित सभी सूचियों और भारत के संपूर्ण आंशिक क्षेत्र के लिए जीएसटी पर कानून बना सकती है। यह आर्टिकल 250 में कहा गया है, ठीक है। और केवल तभी संसद वास्तव में अनुच्छेद 249 और 250 के तहत कानून बनाती है। राज्य के कानून या कानून बनाने की शक्तियां प्रतिबंधित हो जाती है, भले ही प्रस्ताव और उद्घोषणा क्रमशः पारित या जारी की गई हो, जब तक कि बाद में संसदीय कानून नहीं बनाए जाते और राज्य की शक्तियां है वो प्रतिबंधित नहीं होती है। आर्टिकल 251 में कहा गया है। देखो, अब जो आर्टिकल 249, 50 और 51 ये जोड़े हुए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 249 के बारे में। ये कहता है कि राष्ट्रीय हित में संसद की शक्ति क्या होती है? संसद की कानून बनाने की शक्ति राज्य सूची पे। ये कब लागू होता है? जब राज्यसभा होती है वो अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करेगी इस राज्य सूची पर आप कानून बनाओ। और राष्ट्रीय हित में संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए, किसके? नेशनल इंटरेस्ट में। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होता है कि जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्या? जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये शक्ति पूरे भारत या कुछ राज्यों में लागू हो सकती है, पूरे भारत या कुछ राज्यों तक सीमित हो सकती है। और प्रस्ताव है वो अधिकतम 1 वर्ष प्रभावी रहता है और पुनः बढ़ाया भी, एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है।
और सिर्फ प्रस्ताव पास होने से राज्यों की शक्ति खत्म नहीं होती, ध्यान रखना, सिर्फ प्रस्ताव पास होने से राज्यों की शक्ति वो खत्म नहीं होती है। मतलब यह है कि राज्य अभी भी कानून बना सकते हैं जब तक संसद वास्तव में कानून नहीं बना देती। जब तक संसद वास्तव में कानून नहीं बना देती तो राज्य की शक्ति है वो बनी रहती है, जो कहती है। और आर्टिकल 250 से उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में संसद की शक्ति ये कब लागू होता है, जब देश में राष्ट्रीय जो इमरजेंसी है आर्टिकल 352 लागू हो। परिणाम क्या होगा, परिणाम संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। महत्वपूर्ण क्या है, फिर भी केवल आपातकाल की जो घोषणा है, घोषणा से राज्य की शक्ति समाप्त नहीं होती। फिर भी केवल आपातकाल की घोषणा से ही राज्य की शक्ति समाप्त नहीं होती। मतलब ये कि राज्य कानून बना सकते हैं, राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन संसद कानून बना दे तब टकराव की स्थिति में जो संसद का कानून है वो प्रभावी होगा। अब आर्टिकल 251 में क्या है, आर्टिकल 251 में ये है कि संसद और राज्य के कानून में टकराव हो तो क्या होगा। और यही वो हिस्सा जो आपके मतलब इनका महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे मतलब ये क्या कहता है कि यदि संसद ने आर्टिकल 249 और 250 के तहत कोई कानून बना दिया और राज्य ने उसी विषय पर अलग से कानून बनाया तो क्या होगा, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का जो विरोधी कानून है उतने हिस्से तक निष्प्रभावी हो सकता, उतने हिस्से तक का है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। मुख्य बात क्या है, तो केवल जो प्रस्ताव है वो आपातकाल घोषणा से राज्य की शक्ति समाप्त नहीं होती, राज्य की शक्ति सीमित होती है जब संसद वास्तव में कानून बना देती है तब। मान लीजिए राज्य सूची में पुलिस विषय है और राष्ट्रीय हित में प्रस्ताव पारित करती है 249 में, ठीक है, 249 में, ठीक है। तो स्थिति 1 क्या होगी, यदि पार्लियामेंट वो कानून नहीं बनाती है तो राज्य अपने कानून बनाता रहेगा। और स्थिति 2 है कि अगर संसद कानून बना देती है तब जो राज्य का विरोधी कानून है वो प्रभावहीन हो जाएगा। ये सारी चीजें देखें। अब देखते हैं दो या दो से अधिक राज्य साधारण बहुमत का उपयोग करके एक प्रस्ताव पारित करते हैं जो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने या अधिकृत करता है, आर्टिकल 252। और तब राज्य उस विषय पर कानून बना सकते हैं। अन्य राज्य भी साधारण बहुमत का उपयोग करके प्रस्ताव पारित करके उसी पर कानून बना सकते हैं। इस प्रकार बनाए गए कानून केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है और संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा नहीं, ध्यान रखना। और यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो संसद बिना किसी विशेष अनुमति के ऐसा कर सकती है। ये 253 में कहा गया है। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 के दौरान राष्ट्रपति संसद को संबंधित राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। संसद बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों, किसी भी क्षेत्र जो राज्य नहीं है उसके लिए किसी भी सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यह आर्टिकल 246 में कहा गया है। ये जो 246 दिया गया है ये क्या है, मतलब इनमें ना इनके 4 भाग है। पहला है 246(1), इसमें क्या है, संघ सूची है। 246(1) में क्या है, संघ सूची है, ठीक है। दूसरा 246(2) भाग 2 में क्या है, संवृत्ति है। और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में आपकी राज्य सूची है, यानी कि उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको, राज्य विधानमंडल को है। लेकिन यह शक्ति संसद की विशेष परिस्थितियों वाली शक्तियाँ 249 और 250 आदि से प्रभावित भी हो सकती है, ठीक है। और उसका जो चौथा पार्ट है वो 246 भाग 4 है। इसमें क्या है कि भारत ऐसे क्षेत्र जो किसी राज्य का हिस्सा नहीं है, संसद वहाँ भी किसी विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। ये 246 भाग 4 में है, ठीक है। और संसद केंद्रीय कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अदालतें स्थापित कर सकती है। ये 246 में क्या है, 247 में क्या है कि संसद केंद्रीय कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए अदालतें स्थापित कर सकती है, 247, ठीक, 247। और किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना उस राज्य में पेश नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य पर सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना उस विशिष्ट राज्य में पेश नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 304 भाग बी में कहा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 304 भाग बी
मतलब जो आर्टिकल 304 बी है, ये जो 304 बी आर्टिकल है, इसमें ये राज्य विधानमंडल यानी कि जो जन पब्लिक इंटरेस्ट में अपने राज्य के भीतर बाहर से आने वाले व्यापार उचित प्रतिबंध रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, लेकिन दो बड़ी शर्तें हैं। शर्तें कौन कौन सी है? पहली है प्रतिबंध उचित यानी कि रीजनेबल होने चाहिए। जो प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन आपने लगाए हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। ठीक है, मनमाना नहीं होना चाहिए और जनहित में नहीं होना चाहिए। जनहित में होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो शर्तें कौन सी? मनमाना नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जनहित में होना चाहिए। क्या? जनहित में होना चाहिए। ठीक है, तो दो शर्तें हैं। और दूसरा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति। देखो पहली शर्त तो क्या है? उचित प्रतिबंध उचित होने, रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि मनमाना नहीं होना चाहिए और जनहित में होना चाहिए। तो पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त है आपकी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, यानी कि प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आवश्यक है। राष्ट्रपति की जो पूर्व स्वीकृति है वो आवश्यक है, यानी कि ऐसा बिल राज्य विधानमंडल में पेश करने से पहले जो राष्ट्रपति की जो पूर्व स्वीकृति है वो लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई राज्य पर्यावरण सुरक्षा हेतु खतरनाक वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण लगाना चाहता है तो वो उचित प्रतिबंध लगा सकता है। क्या राज्य पूरी तरह व्यापार रोक सकता है? नहीं रोक सकता, क्योंकि राज्य केवल उचित और जनहितकारी प्रतिबंध लगा सकता है। इनका उद्देश्य क्या है? आर्थिक एकता बनाए रखना, राज्य द्वारा भेदभाव रोकना, राष्ट्रीय बाजार की रक्षा करना आदि। अब 304 जो ए है, ए में क्या है? 304 ए में दूसरे राज्यों से आने वाले जो सामान है उस पर भेदभावपूर्ण कर नहीं लगाना, टैक्स नहीं लगाना। और दूसरा 304 में जनहित में उचित प्रतिबंध। ठीक है, तो ये सारी जगह, यानी कि 304 बी में शॉर्ट में हम समझते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट प्लस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्लस पब्लिक अप्रूवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने देखा 304 बी। और राज्यपाल, ध्यान रखना, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। यह आर्टिकल 200 में कहा गया है। राज्यपाल का संवैधानिक विवेक है। ये राज्यपाल का क्या है? राज्यपाल का संवैधानिक विवेक है। और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्य नहीं है। ध्यान रखना, इसके लिए जो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि रोकना है कि नहीं रखना है राष्ट्रपति के लिए। अगर मतलब विधानमंडल मना करती है कि मत रखो तो वो नहीं, मतलब वो बाध्यकारी नहीं है सलाह राज्यपाल को। अब देखते हैं राज्य विधेयक जिन्हें राज्य विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया जाना अनिवार्य है। पहला कौन सा? भूमि अधिग्रहण, कंपनियों के विलय आदि के बारे में जो राज्य विधेयक होते हैं वो। ठीक है, कौन सा? भूमि अधिग्रहण, कंपनियों के विलय आदि के बारे में राज्य विधेयक। ठीक है, ये देखा हमने 31 ए का परंतु। ठीक है, दूसरा क्या है? अनुच्छेद 39 बी और सी, 39 बी और 39 सी को लागू करने वाला राज्य विधेयक, ये अनुच्छेद 31 सी का परंतु। ठीक है, और राज्य विधेयक जो संविधान में परिकल्पित उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उनकी शक्तियों को कम करता है तो वो भी अनुच्छेद 200 का परंतु, यानी कि 200 के अंदर ये रखे जाते हैं। ठीक है, और संवर्ती सूची पर राज्य विधेयक, जब केंद्रीय कानून मौजूद हो तो संवर्ती सूची में संघ कानून, जो संघ का कानून है वो राज्य के कानून का जो से ऊपर होगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 254 भाग 2 में। ठीक है, और संसदीय कानून द्वारा बनाए गए किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए पानी और बिजली पर कर लगने वाला जो राज्य विधेयक वो भी है जो आरक्षित रख सकता है। ये आर्टिकल 288 भाग 2 में। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल के दौरान पारित राज्य धन और वित्तीय विधेयक 1 और 2 यदि ऐसा निर्देश जारी किया गया हो तो 364 भाग 2। ठीक है, ये ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य धन और विधेयक, यानी कि मतलब जो ये प्रावधान कहता है कि जो वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है। क्या? राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य के सभी मनी बिल्स और अन्य फाइनेंशियल बिल्स राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखे जाए। इसका मतलब यह है कि सामान्यतः राज्य विधानमंडल वित्तीय विधेयक पारित कर सकता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल में राज्य स्वतंत्र रूप से वित्तीय कानून नहीं बना पाएंगे और उन्हें ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की समीक्षा और अनुमोदन हेतु भेजना पड़ सकता है। और रखता कौन है? राज्यपाल रखता है। ठीक है, यानी कि सामान्य सरल भाषा में कहें तो राज्य की जो वित्तीय स्वायत्तता की शक्ति है वो सीमित हो जाती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा, आप देख सकते हो, ये थोड़ा वापस स्क्रीनशॉट लेके आ गया इसे। और
ये जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ठीक है, अब देखेंगे प्रशासनिक संबंध, आर्टिकल 254 से 263 तक। आर्टिकल 256 इसमें क्या है, इसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग संसदीय कानूनों के अनुपालन में किया जाना चाहिए, और संघ अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि राज्य संसदीय कानूनों का पालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए संसद द्वारा बनाए गए छुआछूत जो अनटचेबिलिटी विरोधी कानून को लागू करना। ठीक है, यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग संसदीय कानूनों के अनुपालन में किया जाना चाहिए, और संघ अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये कर सकता है कि राज्य संसदीय कानूनों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 256 में ये देखो। उसके बाद 257 में क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ की कार्यकारी शक्ति में बाधा नहीं डाल सकती। क्या, जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो संघ की एग्जीक्यूटिव पावर में बाधा नहीं डाल सकती, और संघ राज्य को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ की कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप न करे। विशेष संघ निर्देश इसके लिए दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों का निर्माण और रखरखाव, राज्यों के भीतर रेलवे की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय, केंद्र और राज्य उपरोक्त दो कारणों के लिए लागत साझाकरण यानी कि कॉस्ट शेयरिंग का पारस्परिक रूप से निर्णय ले सकते हैं, या एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कह सकते हैं, CJI से कह सकते हैं। यदि राज्यों द्वारा संघ के किसी निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, और परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। 300। उसके बाद 258 सिद्धांत, संघ और राज्य दोनों पारस्परिक सहमति से अपने कार्यों को एक दूसरे को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति संघ के कार्यकारी कार्यों को राज्यों की सहमति के साथ उन्हें सौंप सकते हैं, और संसद केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियों के साथ राज्य मशीनरी के उपयोग को अधिकृत कर सकती है। इस मामले में राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि केंद्र सुप्रीम है ओवर द स्टेट, राज्य के ऊपर। ठीक है, यानी कि संसद केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियों के साथ, जो नेसेसरी पावर है उनके साथ, राज्य मशीनरी जो स्टेट मैकेनिज्म है उनके उपयोग को अधिकृत कर सकती है। इस मामले में राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, और 258 ए में क्या है, 258 ए में 258 ए राज्यपाल के माध्यम से संघ की सहमति से राज्य के कार्यों को संघ को सौंप सकते हैं। ठीक है, 258 में इनकी राज्यपाल के माध्यम से, किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, संघ की सहमति से, राज्यपाल के माध्यम से सहमति किसकी, संघ की सहमति, और संघ की सहमति से राज्यों के कार्यों को, किसके कार्यों को, राज्यों के कार्यों को सौंप सकते हैं। माध्यम क्या है, राज्यपाल, सहमति किसकी है, संघ की। ठीक है, कौन सौंप सकता है, राज्य सौंप सकता है। ठीक है, और ये 260 में क्या है, भारत के बाहर के क्षेत्रों पर संघ का अनन्य क्षेत्राधिकार है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है भारत के बाहर के क्षेत्रों में। और 261 राष्ट्रीय मान्यता, वैधता, वैलिडिटी एंड प्रवर्तन एंड एनफोर्समेंट सुनिश्चित करने के लिए इंश्योर करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में कानूनों, अभिलेखों, रिकॉर्ड्स और न्यायिक कार्रवाइयों को पूर्ण विश्वास और श्रेय, फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ठीक है, और आप देखते हैं प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 255 से 263 तक है। ठीक है, और जल शासन भी देते हैं, जो ग्रेड ट्रिब्यूनल्स को भी, नदी जल विवाद। यहाँ पे प्रावधान विवरण देखेंगे, इधर विवरण देखेंगे। आर्टिकल 262, ठीक है, आर्टिकल 262 अनुच्छेद 262 टू 262, इसमें क्या है कि संसद कानून द्वारा, किसके द्वारा, कानून के द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए अलग निवारण तंत्र प्रावधान कर सकती है, और ऐसा कानून इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, क्या करते हैं कि संसद कानून द्वारा जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है,
जल विवादों के लिए निवारण तंत्र का प्रावधान कर सकती है। और जो निवारण तंत्र का प्रावधान किया है, और ऐसा जो कानून होता है इसके अंदर, तो वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। इनकी सुप्रीम कोर्ट से जो ऊपर है वो, मतलब सर्वोच्च है, उनको शक्तियाँ ज़्यादा दी गई है, मतलब उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब क्षेत्राधिकार व्यापक है। ओके। और संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1954 बनाया है, 1956 बनाया है, जो विवादों को सुलझाने के लिए विशिष्ट न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स बनाने की अनुमति देता है। और राज्य सरकार से शिकायत प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार एक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है, एक ट्रिब्यूनल्स का गठन कर सकती है। और ऐसा न्यायाधिकरण केवल तभी बनाया जाता है जब केंद्र भी इससे सहमत हो। ध्यान रखना, ऐसा जो न्यायाधिकरण होता है, ट्रिब्यूनल होता है, वो तभी बनाया जा सकता है जब केंद्र सरकार इससे सहमत हो। और यदि उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी होती है, जो ऊपर दी गई जो दोनों शर्तें हैं वो अगर पूरी होती है, तो राज्य की शिकायत के 1 वर्ष के भीतर, तो राज्य की जो कंप्लेन है उनके 1 वर्ष के भीतर न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। ओके। अब देखते हैं केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC। ये क्या है? ये जल संसाधन के क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी संगठन है, और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के एक संबंध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। इसके कार्यों में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवन, पेयजल आपूर्ति और जल शक्ति विकास के उद्देश्यों से देश भर में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग की योजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पहल करना, समन्वय करना और उन्हें आगे बढ़ाना शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण, देखते हैं वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हैं मुख्य। तो इधर न्यायाधिकरण देखेंगे, फिर संबंधित राज्य किन किन के बीच हुआ था, ठीक, गठन की तिथि और वर्तमान स्थिति क्या है। ये गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए बना था। गोदावरी वाला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लिए बना था। ठीक है, कौन सा? गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, और 1969 में बना था, और जुलाई 1980 में रिपोर्ट और निर्णय दिया गया। कब? जुलाई 1980 में, और 1969 में बना था। ठीक है, ये राज्य देख ली। उसके बाद कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, तो कृष्णा वाले 2 है। जो फर्स्ट है उसमें जो राज्य कौन से संबंधित? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कौन कौन से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, कृष्णा वाली। ठीक है, और ये 1969 में बना था ये भी, और मई 1976 में इन्होंने रिपोर्ट और निर्णय दिया। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नर्मदा किन के बीच है? नर्मदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच ये है। और अक्टूबर 1969, दैट महीना कोई नहीं पूछेगा, बस सन थोड़ा याद रख लो। ठीक है, कॉमन सेंस के लिए। 1969 में बनाया था, और दिसंबर 1979 में उन्हें रिपोर्ट दी और निर्णय को लागू करने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण NCA का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद रावी और व्यास जल न्यायाधिकरण, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच था। किसके? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कौन सा? रावी और व्यास जल न्यायाधिकरण, ये 1986 को बना था, और 1987 में रिपोर्ट दी और निर्णय दिया, और उनकी जो अगली रिपोर्ट है वो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, अगली रिपोर्ट पेंडिंग है, अभी तक नहीं आया फैसला। उसके बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये केरल, कर्नाटक, किन किन के बीच था? केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड पुदुचेरी के बीच था, और जून 1990 में ये गठित हुआ था, और 5 फरवरी 2007 को रिपोर्ट और निर्णय दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी 2018 को निर्णय में संशोधन किया, और संशोधित निर्णय को लागू करने के लिए कावेरी यहाँ पे, और संशोधित निर्णय को लागू करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA और कावेरी जल विनियमित समिति CWRC का गठन किया गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, ये भाग 2, ये आपका था कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का बीच था। कृष्णा वाला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का बीच था। जो पहले वाला कृष्णा था वो किन किन के बीच था? ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, जबकि सेकंड वाला है उसमें तेलंगाना भी शामिल है, उसमें तेलंगाना नहीं था। ये अप्रैल 2004 में बना था, और 30 दिसंबर 2010 को रिपोर्ट और निर्णय दिया गया कोर्ट में। SLP लंबित है, और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल है बढ़ा दिया गया।
और मामला न्यायाधिकरण में विचाराधीन है अभी। ठीक है, इसके बाद वंशधारा विवाद न्यायाधिकरण। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों के बीच है, इनके बीच है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच है। और फरवरी 2010 में ये गठित किया गया था और 13 दिसंबर 2017 को इन्होंने रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया और अगली रिपोर्ट है वो पेंडिंग है। उसके बाद महादेई जल विवाद न्यायाधिकरण ये गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच नवंबर 2010 में ये गठित हुआ था और 14 अगस्त 2013 को इन्होंने रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया और अगली रिपोर्ट है वो लंबित है। महानदी जल अधिकरण ये दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है, किनके बीच? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है और 2018 में बना था और न्यायाधिकरण द्वारा न्याय निर्णय के अधीन है और रिपोर्ट और जो निर्णय है वो अभी प्रतीक्षा में है। वित्तीय संबंध और केंद्र और राज्य के बीच कराधान ढांचा श्रेणी देखेंगे। फिर संवैधानिक अनुच्छेद, कौन लगाता है लेवी, ठीक है, कौन एकत्र करता है, इनकी कलेक्ट कौन करता है और राजस्व किसके पास जाता है और उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संघ लगाता है वो राज्य एकत्र करता है, मतलब ऐसे कर जो लगाता कौन है? संघ लगाता है और जो कलेक्ट है वो कौन करता है? राज्य कलेक्ट करता है। तो ये जो ऐसे कर है वो 268 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? 268 में आते हैं। और लगाता कौन है? संघ लगाता है। एकत्र कौन करता है? राज्य करता है, ठीक है। और राजस्व किसके पास जाता है? राज्य के पास जाता है। कहने का मतलब शेयर में नहीं जाता है। कहने का जो संघ लगाता है राज्य कलेक्ट करता है और रेवेन्यू भी राज्य के पास जाता है, तो ये 268 में आते हैं ऐसे। और उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो जो स्टाम्प शुल्क है, औषधीय तैयारियों पर जो उत्पाद शुल्क लगते हैं, औषधीय तैयारियों पर उत्पाद शुल्क लगते हैं वो, और स्टाम्प शुल्क इसके उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण है स्टाम्प शुल्क, ठीक है। स्टाम्प शुल्क इसका राज्य के पास जाएगा राजस्व इसका। उसके बाद ऐसे कर जो संघ लगाता है और एकत्र भी संघ करता है, लेकिन राज्य को सौंपा जाता है, ठीक है। इसमें राज्य को कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब घर बैठे बैठे मिलता है। तो ये 269 में आता है। किस में आता है? 269 में आता है। इनके ऐसे टैक्स जो संघ लगाता है और कलेक्ट भी संघ करता है, लेकिन जो सारा का सारा हिस्सा है वो राज्यों को जाता है। 269 में ये आते हैं। और कलेक्ट संघ करता है, लगाता भी संघ है और कलेक्ट भी संघ करता है और जाता राज्यों को है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय व्यापार जो कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार कर होते हैं वो राज्यों को जाते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार कर, कौन सा? अंतर्राज्यीय व्यापार कर ये संघ लगाता है, एकत्र भी संघ करता है, लेकिन राज्यों को जाता है। आर्टिकल 269। उसके बाद अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर, जो अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर जीएसटी, ये जीएसटी 269 ए में देखो उनके जैसा था 269 में, ठीक है। लेकिन फिर अपडेट किया गया था, नया लाया गया संशोधन करके 269 ए लाया गया। इसमें कौन लगाता है? संघ लगाता है। उस कलेक्ट कौन करता है? संघ करता है। लेकिन जो ध्यान रखना, इनका जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब जिनका भी जो टैक्स रेवेन्यू होता है, राजस्व, वो शेयर किया जाता है, दोनों में साझा किया जाता है। लेकिन कुछ हिस्सा राज्य को भी मिलता है और कुछ हिस्सा सेंटर को भी मिलता है। तो जैसे प्रकार आईजीएसटी अंतर्राज्यीय जो व्यापार होता है उन पे लगता है आईजीएसटी, ठीक है। उसके बाद साझा कर शेयर टैक्स, ये 270 में आता है। 270 में आता है क्या? साझा टैक्स। ये लगाता कौन है? संघ, कलेक्ट भी संघ करता है और इनका जो रेवेन्यू है वो दोनों में जाता है, राज्य और दोनों में। 270 वाला राज्य और सेंटर दोनों में, केंद्र और राज्य दोनों में जाता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, निगम कर, ध्यान रखना जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स राज्यों को भी मिलता है कुछ हिस्सा और केंद्र को भी मिलता है, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका हिस्सा भी राज्यों को मिलता है और केंद्र को भी मिलता है। और 270 के अंतर्गत ये आते हैं। और वसूलते कौन है? संघ वसूलता है और लगाता भी संघ है, ठीक है। लगाता भी संघ है, लेकिन इनका जो लाभ होता है वो साझा किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच। उदाहरण के तौर पे देखें तो आयकर, इनकम टैक्स एंड जो कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर, ये दोनों है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अधिभार, सरचार्ज 271 में। किसमें है? 271 में आर्टिकल में। लगाता कौन है? संघ लगाता है। वसूलता कौन है या कलेक्ट कौन करता है? संघ करता है, लेकिन जो सारा हिस्सा है वो सारा का सारा भी संघ का जाता है। कौन सा? जो अधिभार सरचार्ज होता है वो संघ का आता है। इसमें राज्यों का कोई भी कुछ भी हिस्सा नहीं होता है, राज्यों को इसका रेवेन्यू नहीं जाता है। सारा जो रेवेन्यू इसको जाता है, केंद्र को जाता है। आर्टिकल 271 में आता है और सरचार्ज कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे जो कहते हैं जो आयकर पर अधिभार होता है, मतलब जो इनकम टैक्स लगाया, इनकम टैक्स है उसमें तो दोनों का साझा हिस्सा जाएगा, मतलब राज्यों को भी जाएगा और केंद्र को भी मिलेगा। लेकिन उस इनकम के ऊपर इनकम लगती है, इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो किसको जाएगा? संघ को जाएगा, उसमें राज्य का हिस्सा नहीं होता है।
ठीक है, उसमें राज्य का हिस्सा नहीं होता है। और आर्टिकल कौन सा है ये, 271 आता है। और कहते क्या है इसको, अधिभार कहते हैं, सरचार्ज कहते हैं। उसके बाद राज्य टैक्स, स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स की बात करें तो ये जो आता है संवैधानिक प्रावधान किसमें है, राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में राज्य कर। और लगाता कौन है, राज्य। वसूलता भी कौन है, कलेक्ट भी राज्य करता है। और हिस्सा भी राज्य को मिलता है, यानी कि केंद्र को इसका हिस्सा नहीं मिलता है, केंद्र को हिस्सा नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर जो लैंड रेवेन्यू भू राजस्व होता है, जो शराब पर जो कर लगता है, ठीक है, वाइन टैक्स शराब पर जो लगता है, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व होता है। और जो उत्पाद शुल्क होता है, उत्पाद शुल्क, प्रोडक्ट टैक्स होता है वो, और जो वाहन कर होता है वो, ये सभी राज्य के होता है। ठीक है, कौन से, भू राजस्व, शराब कर, उत्पाद शुल्क, वाहन कर। तो ध्यान रखना, शराब पर जो टैक्स लगता है वो उनका जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो केंद्र को बिल्कुल नहीं जाता है, ना ही लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व का जाता है, और ना ही उत्पाद शुल्क का भी नहीं जाता है, और वाहन कर का भी नहीं जाता है। राज्य वसूलते हैं, राज्य भी लगाते हैं, और हिस्सा भी राज्यों का होता है। ओके, और आर्ट किस में आता है ये, संवैधानिक में राज्य सूची में आता है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल इसलिए नहीं है अलग से, राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों में सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड देखेंगे, सहायता अनुदान देखेंगे। अब अनुदान का प्रकार देखेंगे इधर, फिर आर्टिकल कौन सा किसमें प्रावधान किया गया है, और जो प्रकृति है वो कैसी है, उनके उद्देश्य क्या है, और उदाहरण के तौर पर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सांविधिक अनुदान, यानी इंस्टीट्यूटरी ग्रांट्स होते हैं। इंस्टीट्यूटरी ग्रांट किसमें है, आर्टिकल 275 में, आर्टिकल 275 में, आर्टिकल 275 में। ये प्रकृति कैसी अनिवार्य है, और उद्देश्य क्या है, जरूरतमंद राज्य को सहायता देना। उद्देश्य क्या है इसका, सांविधिक अनुदान का, जो जरूरतमंद राज्य है उनको सहायता देना। ठीक है, और जैसे राजस्व घाटा अनुदान क्या होता है, उदाहरण के लिए देखते हैं तो राजस्व घाटा अनुदान। तो अब हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंधों में सहायता अनुदान, ग्रांट्स इन एड्स। ठीक है, पिछले वीडियो में पूरा नहीं किया था, तो अभी इस पे पूरा करते हैं शुरू से। ठीक है, अनुदान का प्रकार इधर ये आर्टिकल है, ये आपकी प्रकृति है, ये उद्देश्य है, और उदाहरण है इधर। तो सबसे पहले देखते हैं, यह सांविधिक अनुदान इंस्टीट्यूटरी ग्रांट्स होती है, ये 275 में आती है, आर्टिकल 275 में है। और प्रकृति कैसी, अनिवार्य। अनिवार्य मीन्स, अनिवार्य का मतलब होता है कि मतलब जैसे अगर राज्य राज्य एलिजिबल है इस ग्रांट्स के लिए, ठीक है, इस अनुदान के लिए एलिजिबल है, तो जो केंद्र को है जो देनी अनिवार्य है, देनी ही होगी। तो अनिवार्य का मतलब, अनिवार्य किसके लिए है, केंद्र के लिए अनिवार्य है राज्य को देना। ठीक है, यानी उद्देश्य क्या है, जो जरूरतमंद राज्य होते हैं उनको सहायता देना। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे राजस्व घाटा कम है, राजस्व घाटा अनुदान उनकी पूर्ति करने के लिए, जिनकी आय कम है, जिनके पास संसाधन कम है, या फिर जिनके पास संसाधन है लेकिन उतना संसाधनों का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनको है जो ये दी जाती है। इसके बाद जनजातीय क्षेत्र अनुदान, ये भी 275 में है। तो ये भी अनिवार्य प्रकृति का है, और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए दिया जाता है, और जनजातीय क्षेत्रों का विकास। ठीक, उसके बाद विवेकाधीन अनुदान, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स, ये आर्टिकल 282 में, आर्टिकल 82 में, आर्टिकल 282 में। इसका मतलब क्या है, विवेकाधीन अनुदान यानी कि डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स। और ये आर्टिकल 282 में वैकल्पिक है, और सार्वजनिक उद्देश्य हेतु है, सार्वजनिक उद्देश्य हेतु है। और ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या है, उदाहरण के लिए जैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं तो वो विवेकादि में है। ठीक है, 282 में। और ऐतिहासिक अनुदान, हिस्टोरिकल ग्रांट्स इसमें 273 में आता है। ये किसमें आता है, 273 में है। जैसे जो कंपेंसेशन होता है, जो मुआवजा, वो मुआवजे प्रकृति का है। और उद्देश्य क्या है, जूट निर्यात शुल्क प्रतिस्थापन। और उदाहरण के लिए जो पूरी राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो ऐतिहासिक। वित्तीय संबंध, अन्य बातों के साथ साथ वित्त आयोग विभाज्य पूल से केंद्र और राज्यों के बीच शुल्कों या करों के वितरण का आधार अनुशंसित करता है। कि शुल्क और कर, कानून के बिना कोई भी कर लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं कानून के बिना कोई भी कर या टैक्स लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि टैक्स ओनली बाय लॉ, नो टैक्स नो लॉ, नो लॉ नो टैक्स। ठीक है, यानी कि अगर आपको मतलब कोई भी टैक्स वसूलना है किसी भी राज्य से, तो आपको उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, संसद से पास करना पड़ेगा। सिर्फ ओनली सरकारी आदेश से कुछ नहीं हो सकता। आप ओनली सरकारी आदेश से टैक्स नहीं वसूल सकते, ठीक है, लागू नहीं कर सकते, तो उसके लिए कानून जरूरी है। ठीक है, और ये आर्टिकल
265 में, किसमें है, 265 में कहा गया ये। ठीक है। नेक्स्ट, संघ और राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर शुल्क क्रमशः केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्र किए जाते हैं जो निम्नलिखित के अधीन है। पहला 268 में क्या है, 268 में संघ सूची में उल्लिखित स्टॉम्प शुल्क संघ द्वारा लगाए जाते हैं। जो संघ सूची में उल्लिखित जो स्टॉम्प शुल्क है वो लगाए किसके द्वारा जाते हैं, संघ द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन राज्य द्वारा एकत्र लगाया किसके द्वारा, संघ द्वारा जाता है। एकत्र कौन करता है, राज्य करता है। और जो रेवेन्यू है वो भी राज्य को जाता है, यानी कि पूरे जो उपयोग है वो भी राज्य करता है। 268 में क्या है, स्टॉम्प शुल्क है, कौन कौन लागू करता है, संघ करता है। वसूलता कौन है, कलेक्ट कौन करता है, राज्य करता है। ठीक है। और खर्च कौन करता है, या उपयोग कौन करता है, राज्य करता है। ठीक। उसके बाद 269 में, और कुछ कर उन गतिविधियों पर लगाए जाते हैं। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो उन एक्टिविटीज, उन गतिविधियों पर लगाए जाते हैं कोई जो कई राज्यों में होती है, जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है। मतलब जो राज्य से राज्य में व्यापार होता है वो। ठीक है। और केंद्र, जो सेंटर है, केंद्र इन करों को एकत्र करता है। जो सेंटर है जो इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है, एकत्र करता है। लेकिन जो उसका जो रेवेन्यू है वो राज्यों का होता है। राजस्व किसका होता है, राज्यों का होता है। और इसे संसदीय कानून द्वारा, किसके द्वारा, संसदीय कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। अब ज़्यादातर जो टैक्स है वो IGST के अंतर्गत कवर किए गए हैं। लेकिन जो वस्तुएं जीएसटी शासन के अंतर्गत नहीं है लेकिन अंतर्राज्यीय बेची जाती है, वे इस प्रावधान के तहत शासित होती है। 269A जीएसटी के बाद आईजीएसटी का मतलब है कि इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति। 270 अन्य केंद्रीय कर जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क जैसे शुल्क वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं। जो अन्य कर जैसे कि इनकम टैक्स है, उत्पाद शुल्क है, ये शुल्क वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं। केंद्रीय उपकर जो शेष और अधिभार सरचार्ज विभाज्य साझा नहीं किए जाते, ये इंपॉर्टेंट है। जो केंद्रीय उपकर जो शेष होता है और जो सरचार्ज होता है वो केंद्र द्वारा वसूल किया जाता है और केंद्र के द्वारा ही उपयोग किया जाता है। इसका हिस्सा राज्यों को नहीं जाता, किसका, शेष और सरचार्ज का। और जीएसटी, CGST वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के सुझावों के आधार पर साझा किया जाता है, न कि GST परिषद के फॉर्मूले के अनुसार। जबकि IGST का बंटवारा जो इंटीग्रेटेड जो GST है उसका बंटवारा GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर संसदीय कानून के अनुसार होता है। GST परिषद की सिफारिश करती है और फिर संसदीय कानून के अनुसार इसका बंटवारा होता है। जबकि जो CGST है वो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, के फॉर्मूले के आधार पर। तो ये हमने देखा। ठीक है। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं। 265 में क्या है, टैक्स ओनली बाई लॉ, टैक्स ओनली बाई लॉ। ठीक है। तो ये 265 में। 268 में क्या है, 268 में है कि सेंट्रल लेवी, सेंटर लगाएगा और केंद्र है वो लगाएगा और जो कलेक्ट कौन करेगा, राज्य कलेक्ट करेगा। 268 में। 269 में क्या है, 269 में इंटरस्टेट जो अंतर्राज्यीय व्यापार होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो 269 में। 269A में क्या है, IGST है, IGST। ठीक है। 270 में क्या है, 270 में टैक्स शेयरिंग है, साझा किया जाता है वो। कई केंद्रीय, अब GST के बारे में देखते हैं। GST कई केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों का विलय किया गया। केंद्र CGST, ठीक है, और राज्य SGST, स्टेट GST एंड सेंट्रल GST द्वारा GST लगाने और एकत्र करने के लिए समवर्ती सत्ताधिकार। ठीक है। आयात सहित अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर केंद्र IGST लगाता है और एकत्र करता है। ठीक है। और 5 वर्षों के लिए राज्यों को राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजा उपकर शेष के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से, शेष के माध्यम से प्रदान किया जाएगा उपकर। और GST परिषद कर दरों और GST में वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय लेती है। एक मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है जो अब CCI द्वारा नियंत्रित है। ठीक है। विलय किए गए केंद्रीय कर, यूनियन टैक्स मर्ज्ड, जो विलय किए गए हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल
जो एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है और जो सरचार्ज इनकी अधिभार और उपकर जो शेष है वो इनको विलय किया गया है। विलय किए गए राज्य कर, ये तो सब देखो विलय की केंद्रीय कर है। केंद्रीय कर कौन सा, एक तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सरचार्ज और शेष, ये सभी क्या कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं, विलय कर दिए गए हैं। ओके, और तो ये केंद्रीय कर देख लिए। अब देखते हैं विलय किए गए राज्य कर, स्टेट टैक्स मर्ज्ड। राज्य वेट, जो वेट है वो कर दिया गया है, ठीक है। बिक्री कर है, खरीद कर है, मनोरंजन कर है, विलासिता कर है, प्रवेश कर है, लॉटरी और सट्टेबाजी और नए और जुए पर जो कर है वो सभी मर्ज कर दिए गए हैं। अब देखते हैं 101वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016, ठीक है। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और अनुच्छेद 246 ए 246 ए ये क्या कहता है, ये संसद और राज्य जीएसटी कानून बना सकते हैं। कौन, संसद और राज्य है वो जीएसटी कानून बना सकते हैं, और अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट जीएसटी के लिए संसद कानून होता है। और 279 ए 279 ए इसमें क्या है, इसमें ये है कि जीएसटी परिषद काउंसिल का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल किसमें है, 279 ए में। और केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी अधिनियम 2017, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, ये भी एकीकृत जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट 2017 के द्वारा, जो आईजीएसटी वो किस एक्ट के द्वारा, 2017 के द्वारा लगाया था। सीजीएसटी भी 2017 के द्वारा, और राज्य विधानसभा द्वारा, किसके द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा पारित संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियम। केंद्र शासित प्रदेशों जो यूनियन टेरिटरी है, जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत। जीएसटी मुआवजा अधिनियम, जीएसटी जो कंपेंसेशन जो एक्ट है वो 2017 के तहत। और जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन, इसको जीएसटीएन कहते हैं मेवा, तो जीएसटी नेटवर्क के बारे में देखते हैं। कंपनी अधिनियम के तहत एक गैर सरकारी गैर लाभकारी निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये जीएसटी भुगतान के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं जीएसटी दरों में मुख्य परिवर्तन 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए। ये 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए। देखते हैं 5% स्लैब, 5% स्लैब क्या है, ये आवश्यक वस्तुएं जो होती है, सामान्य घरेलू सामान, पैक किए हुए खाद्य पदार्थ है, कपड़े हैं, जूते हैं और दवा उत्पादों पर लागू होता है। कौन सा, 5% स्लैब, किस पर, सामान्य घरेलू सामान है, ठीक है, और पैक किए हुए खाद्य पदार्थ है, कपड़ों पर है, जूतों पर है, दवा उत्पादों पर है, लागू होता है। ये 18% स्लैब, ये किस पे होता है, जो 18% जो स्लैब मानक है वो अधिकांश जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, कंज्यूमर प्रोडक्शन है, ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, कंज्यूमर प्रोडक्शन है, उस पर लागू होता है, ठीक है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, ठीक है, तो जो 18% स्लैब है वो ये माना कि अधिकांश उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उनके लिए, और प्लस सेवाओं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मानक दर है ये 18% स्लैब। और जिसे पुरानी 28% दर का स्थान लिया, ठीक है, किसका रिप्लेसमेंट किया है, जो 28% थी पहले वाली उसको घटा के कितना 18 कर दिया है, 10 माइनस कर दिया है। और उसके बाद आती है 40% स्लैब, ये लग्जरी और सिन पर लगती है। किसके लगती है, लग्जरी और सिन प्रोडक्ट पर लगते हैं, जैसे लग्जरी कारें, हाई एंड टेक मोटरसाइकिलें, ठीक है, हाई एंड मोटरसाइकिल, पान मसाला पर, तंबाकू और वातित पे जो एरेटेड ड्रिंक्स उस पर लागू होता है। छूट एग्जम्पशन, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को अब जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, ठीक है, जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स के बारे में बात करते हैं। अनुदान, ये आर्टिकल 273, इसमें यह है कि जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाएगा। ऐसे अनुदानों की राशि वित्त आयोग के परामर्श से, ऐसे अनुदानों की जो राशि है वो इसके वित्त आयोग के परामर्श द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान रखना, वित्त आयोग के परामर्श से, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। 273, 275 में क्या है, संसद उन राज्यों को ऐसे अनुदान दे सकती है जिन्हें वह वित्तीय सहायता की आवश्यकता के रूप में अनिवार्य समझे। ये उन राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का प्रावधान भी करता है जो SC/ST के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास की योजनाएं चलाते हैं। असम को इस उद्देश्य के लिए एक विशेष अनुदान मिलता है, ठीक है। और वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है वो इन अनुदानों, जो इन ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांतों की सिफारिश करता है। कौन करता है, वित्त आयोग करता है। और इन्हें सांविधिक अनुदान, इंस्टीट्यूटरी ग्रांट्स भी कहा जाता है। इन्हें सांविधिक अनुदान, इनकी इंस्टीट्यूटरी ग्रांट्स भी कहा जाता है। 228, अनुच्छेद 228,
संघ और राज्य दोनों किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं, भले ही वह ऐसे विषय से संबंधित हो जिस पर वह कानून नहीं बना सकते। इन्हें विवेकाधीन अनुदान, डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र के विवेक पर निर्भर करते हैं। ऋण लेना, बोरोइंग, अनुच्छेद 292। ठीक है। संघ भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी के रूप में रखकर ऋण ले सकता है। कौन? संघ। किस निधि से? CFI से। क्या रख के? सिक्योरिटी रख के क्या ले सकता है? ऋण ले सकता है। और जो शर्तें हैं वो किसके द्वारा तय की जाएगी? संसद द्वारा तय की जाएगी। जो टर्म एंड कंडीशन है वो किसके द्वारा? संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड की जाएगी। 293 राज्य कार्यपालिका भी, जो राज्य कार्यपालिका है, देखो संघ तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ले सकता है, लेकिन जो राज्य है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की जो संचित निधि है उसको CF से है जो प्रतिभूति के रूप में रखकर ऋण ले सकती है। क्या कैसे रखेगी? क्या रखेगी? प्रतिभूति रखेगी, ऋण दे सकती है। और शर्तें हैं वो किसके द्वारा? राज्य विधायिका द्वारा। केंद्र में किसके द्वारा? संसद द्वारा। राज्य में राज्य विधायिका द्वारा। और केंद्र है वो राज्यों को ऋण भी दे सकता है जब तक कि आर्टिकल 292 के तहत समग्र संसदीय सीमाओं का उल्लंघन न हो। यदि कोई केंद्रीय ऋण है वो लंबित है, यदि कोई केंद्रीय ऋण है वो पेंडिंग है, लंबित है, तो राज्य सामान्यतः जो राज्य है वो सामान्यतः ऋण नहीं ले सकते। ठीक। अब अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, आर्टिकल 301 से 307। अन्यथा स्वतंत्र संसद सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य या समागम, इंटरकोर्स की स्वतंत्रता पर उचित शर्तें लगा सकती है जब तक कि माल की कमी से न निपटना हो। तब तक संसद, राज्य विधानसभाओं द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो कोई वरीयता, प्रेफरेंस या भेदभाव पैदा करता हो। राज्य विधानसभाएं राज्य में आने वाली बाहरी सामानों पर कर लगा सकती है ताकि आंतरिक रूप से उत्पादित सामानों के विरुद्ध कोई भी भेदभाव न हो। राज्य विधानसभाएं भी सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर उचित शर्तें लगा सकती है, लेकिन ऐसे विधेयक को राज्य विधायिका में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी यानी कि जो प्रेसिडेंशियल सैंक्शन की आवश्यकता होगी। उसमें केंद्र सुपीरियर है ओवर द स्टेट, ठीक है। क्या है? जो राज्य विधानसभा है, कौन? स्टेट लेजिस्लेचर भी सार्वजनिक हित में, किसी पब्लिक इंटरेस्ट में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर उचित शर्तें लगा सकती है, लेकिन ऐसे विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले जो प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की जो मंजूरी है, प्रेसिडेंशियल सैंक्शन की आवश्यकता होगी। और अगर केंद्र भी इस विषय पे कानून बनाता है तो जो केंद्र का कानून है वो सर्वोच्च माना जाएगा ओवर द स्टेट, राज्य के ऊपर। उसके बाद बढ़ते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। क्या? वित्त आयोग। 15वें और 16वें वित्त आयोग लंबवत हस्तांतरण का मतलब है वर्टिकल डिवोल्यूशन। क्या? वर्टिकल डिवोल्यूशन में समान है। दोनों राज्यों में विभाज्य पूल का 41% देते हैं, लेकिन 36 सूत्र, हॉरिजॉन्टल फार्मूला, अनुदान डिजाइन और समानता बनाम प्रदर्शन, इक्विटी वर्सेस परफॉर्मेंस के समग्र प्रदर्शन में काफी स्पष्ट रूप से भिन्न है। विशेषता, फीचर्स, 15वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग। अध्यक्ष, चेयरपर्सन NK सिंह। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 16वें का कौन है? अरविंद पनगड़िया। पुरस्कार अवधि 2021 से 2021-22 से 25-26 और साथ ही 2020-21 भी, ठीक है। और इसमें 2026-27 से 2030-31 तक है। 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है। संवैधानिक अनुच्छेद 280 में, ठीक है। तो ये देख लिया हमने वित्त आयोग। उसके बाद लंबवत हस्तांतरण, वर्टिकल डिवोल्यूशन देखेंगे। केंद्र बनाम राज्य, विभाज्य पूल, डिविजिबल पूल में राज्यों के हिस्सेदार। सबसे पहले देखते हैं 15वां वित्त आयोग FC, केंद्रीय करों के विभाज्य का पूल 41%। 16वां वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन 41 को बरकरार रखता है, जो अर्ध स्थायित्व, सेमी परमानेंस की भावना प्रदान करता है। विभाज्य पूल की परिभाषा, कुल केंद्रीय कर राजस्व में से संग्रह की लागत उपकर
सेजेस और अधिभार सरचार्ज को घटाकर केवल इस शुद्ध राशि को साझा किया जाता है। मुख्य बिंदु और मात्रा 41% समान है, लेकिन 16वां जो वित्त आयोग है वो इस समस्या से अधिक स्पष्ट रूप से जूझता है कि बढ़ते उपकर और अधिभार राज्यों के लिए उपलब्ध प्रभावी पूल को सिकोड़ देते हैं। ग्रेट बार्गेन विचार ये 16वां वित्त आयोग, ठीक है, ये प्रस्ताव करता है कि यदि केंद्र कई उपकरों अधिभारों को साझा करने में योग्य करों में मिला देता है तो राज्य बड़े विभाज्य पूल के बदले छोटे प्रतिशत के हिस्से को स्वीकार करे। ये 41% आंकड़े को बढ़ाए बिना लंबवत राजकोषीय असंतुलन वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस के बारे में राज्यों की चिंताओं का जवाब देता है। 16वां वित्त आयोग राजस्व घाटा अनुदान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को क्षेत्र विशिष्ट अनुदान सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स और राज्य विशिष्ट अनुदानों को स्पष्ट रूप से बंद करता है। इनके स्थान पर अधिक नियम आधारित और प्रदर्शन लिंक्ड उपकरणों परफॉर्मेंस लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट को लाया गया है, जो हस्तांतरण को बातचीत के माध्यम से मिलने वाले अधिकार के बजाय अनुपालन परिणामों को साथ जोड़ते हैं। सबसे बड़े बदलाव राज्यों के बीच 41% एक क्षैतिज हस्तांतरण हॉरिजॉन्टल सूत्र राज्यों के बीच सबसे बड़े बदलाव राज्यों के बीच 41% हिस्से को वितरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों क्राइटेरिया और भार वेटेज में है। मानदंड क्राइटेरियम 15वां वित्त आयोग भार, ठीक है, 16 वित्त आयोग ये भारांक देखेंगे, फिर निहितार्थ इम्प्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आय की दूरी प्रति व्यक्ति आय जीएसटीपी। ये जो इसमें जीएसटीपी का जो भार है वो कितना है 15वें वित्त आयोग में 45% और 16वें में कितना है कम है, कितना 42% 5 शुद्ध समानता इक्विलिटी में मामूली कमी। ये देखा जीएसटीपी का 45%, 16 वित्त आयोग में 42.5%। शुद्ध समानता इक्विटी मामूली कमी अभी भी प्रमुख पुनर्वितरण कारक है। जनसंख्या 15% थी 15वें में और 16वें में कितनी 17%, 17% और जनसंख्या से जुड़ी वे आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया गया, इंपोर्टेंस दी गई। जनसंख्या के प्रदर्शन की बात करें तो 15वें में कितना 12.5% और 16वें में कितना 10%। जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन जारी है, लेकिन कमजोर के साथ, ठीक, कमजोर के साथ। और एरिया क्षेत्रफल इसका 15% था 15वें का और 16वें का कितना 10%। और बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों के लाभ में कुछ कमी की गई। वन क्षेत्र और पारिस्थितिकी 10%, इसमें भी 10% थी। और वन पारिस्थितिक सेवाओं को पुरस्कृत करने में निरंतरता। कर और राजकोषीय प्रयास ये का जो 15 वित्त आयोग था उसमें कितना दायी था, लेकिन 16 में नहीं है। और 16 वित्त आयोग ने स्पष्ट कर प्रयास मानदंड को हटा दिया गया है। जीडीपी में योगदान की बात करते तो इसमें नहीं, और इसका 10% है। इसका कितना 10% है, ठीक है। नया दक्षता विकास उन्मुख पैरामीटर है। कुल टोटल 100%, समानता और दक्षता का पुनर्संतुलन। आपातकालीन प्रोविजंस इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो प्रकार देखेंगे, इस अनुमोदन विस्तार और नेशनल रिवोकेशन देखेंगे। इधर ग्राउंड आधार और प्रभाव और शर्तें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रकार की, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अनुमोदन कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 30 दिनों के भीतर विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी जो 2 है उसके साथ पारित करना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी 2 ये कहते हैं कि यानी विशेष बहुमत का मतलब होता है जो कुल जितनी मेंबरशिप है उसका कितना 50% प्लस 1 यानी कि आधे से अधिक, ठीक है, कुल सदस्यता का। और जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका कितना 2/3, उनका 2/3, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी 2 होती है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 30 दिनों के भीतर जो विशेष बहुमत के साथ पारित किया जाना चाहिए। और जो विस्तार अगर करना है तो अवधि कितनी होगी? विस्तार या अवधि अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, अनिश्चित काल के बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 महीने, एक बार में आप 6 महीने बढ़ा सकते हो। कौन सा? 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। निरसन कैसे होगा? निरसन होगा आपके राष्ट्रपति द्वारा। निरसन कौन करेगा? रिवोकेशन कौन करेगा? निरसन राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और लोकसभा साधारण बहुमत से, लोकसभा कैसे करेगी? लोकसभा साधारण बहुमत से करेगी, ठीक है। लोकसभा है वो साधारण बहुमत से। और यदि लोकसभा सत्र में नहीं है, ध्यान रखना, लोकसभा है वो अगर सत्र में नहीं है तो 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को आपातकाल समाप्त करने के इरादे से नोटिस भेज सकते हैं। और 14 दिनों में विशेष बैठक आयोजित की जानी चाहिए। 14 दिनों में विशेष बैठक आयोजित की जानी चाहिए। एक बार फिर देखते हैं, निरसन राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा साधारण बहुमत से करेगी। और यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो 1/10 सदस्य अध्यक्ष और राष्ट्रपति को आपातकाल समाप्त करने के इरादे से नोटिस भेज सकते हैं। और
14 दिनों में विशेष बैठक आयोजित की जानी चाहिए। तो ये देखा। अब इनके देखते हैं ग्राउंड आधार और क्या देखते हैं, आधार प्रभाव और शर्तें देखते हैं। आधार प्रभाव और शर्तें। आधार क्या है? आधार युद्ध, बाहरी आक्रमण, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह और जो 1978 का जो आपका 44वां संविधान संशोधन आंतरिक अशांति था, पहला आंतरिक अशांति था, क्या था उसके आंतरिक अशांति के स्थान पर युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया और द्वारा भारतीय सुरक्षा को खतरा हो, तो ये जोड़ा। अब तक 3 बार है जो लगाया गया, कौन सा, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया। कितनी बार? 3 बार लगाया गया। पहला 1961 में, 1971 में बाहरी आक्रमण के आधार पर और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, 1975 में 1975 में लगाया गया था, ठीक है। 352 वो कितनी बार? 3 बार लगाया गया था, 61, 71 और 75 में लगा था, ठीक है। शर्तें क्या है? शर्तें आपके 353 और 354 में दी गई। किसमें? 353 और 354 में क्या है? शर्तें दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट को लिखित रूप में, केंद्रीय कैबिनेट को, जो केंद्रीय कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, उसको लिखित रूप में, कैसे लिखित रूप में, राष्ट्रपति को सिफारिश करनी चाहिए। किसको? राष्ट्रपति को सिफारिश करनी चाहिए। कैसे? लिखित रूप में। किसको? कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट को। ये किसमें प्रावधान किया गया था? ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये किया गया था 1978 में, ठीक है। और यदि लोकसभा भंग है, ध्यान रखना, यदि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा, कौन? राज्यसभा का अनुमोदन मान्य है, ध्यान रखना। अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा का अनुमोदन बिल्कुल मान्य है। मान्य नहीं है अगर दिया गया है तो वो गलत होगा, ठीक है। मान्य है। और नई लोकसभा को अगले सत्र, जो नई लोकसभा बनती है उसको, नई लोकसभा को अगले सत्र के 30 दिनों के भीतर, जो नई लोकसभा उसको अगले सत्र के 30 दिनों के भीतर है जो अनुमोदित करना होगा। अगले 30 दिनों के भीतर क्या करना होगा? अनुमोदित करना होगा, रेटिफाई करना होगा अगले 30 दिनों के भीतर, ठीक, नई लोकसभा को। और आर्टिकल अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते, ध्यान रखना। आर्टिकल 20 और 21 है वो निलंबित नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 20 और 21 है वो निलंबित नहीं किए जा सकते। और केवल आपातकालीन जो कानून है, केवल इमरजेंसी कानूनों को अदालत में चुनौती देने से सुरक्षा प्राप्त है। प्रभाव क्या होगा? संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्यों को निर्देश देने तक होगा। संघ की जो कार्यकारी शक्ति है उसका विस्तार कैसे होगा? कहाँ तक होगा? राज्यों को निर्देश देने तक होगा, राज्यों को निर्देश देने तक होगा। और संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ध्यान रखना। जो पार्लियामेंट है वो राज्य सूची पर बना सकती है अगर 352 लागू है तो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो, ठीक है। और राष्ट्रपति राजस्व के वितरण को बदल सकते हैं। जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी राष्ट्रपति बदल सकते हैं। अगर 352 लगाया हुआ है तो राष्ट्रीय राजस्व वितरण को भी बदल सकते हैं, ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा और जो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसमें? 352 में। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। इसको 1 वर्ष में 1 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसका? लोकसभा का और विधानसभा का, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता तो वो गलत होगा, ठीक है। और आमतौर पर आप करके आते हो कि विधानसभा नहीं बढ़ाया जा सकता, तो ये गलत होगा। नहीं, विधानसभा और लोकसभा दोनों का बढ़ा सकते हो, कि दोनों का बढ़ा सकते हो। और आर्टिकल जो 19 है, 352 का हम पढ़ रहे हैं, 352 राष्ट्रीय आपातकाल का हम पढ़ रहे हैं। जो आर्टिकल 19 है, वो स्वतः निलंबित हो जाता है केवल बाहरी आक्रमण के आधार पर। लेकिन आधार क्या है? अगर जो आपातकाल है वो 352 के तहत यदि उसका जो आधार है, ग्राउंड है, वो केवल बाहरी आक्रमण है तो जो अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19 है, वो स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन आधार बाहरी आक्रमण होना चाहिए, ठीक है, आधार बाहरी आक्रमण होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं राज्य आपातकाल, जो कि 356 में है, ठीक है। उसके बाद राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 354, इसका जो अनुमोदन है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को 60 दिनों के भीतर साधारण बहुमत से पारित करना होगा। वो जो आपने 352 वाला देखा, वो लोकसभा राज्यसभा को कैसे स्पेशल मेजोरिटी 2 है, यानी कि कुल 50% सदस्यता का से ज़्यादा, और उसके बाद प्लस 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले। लेकिन इसमें साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी, यानी कि सदस्यता का बहुमत चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। और विस्तार अधिकतम 3 वर्ष कर सकते हो, अधिकतम है जो 3 वर्ष किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो अनिश्चित था, हमने जो आगे वाला पढ़ा वो अनिश्चित था 6 महीने, ठीक है। लेकिन ये जो है ये 356 वाला है, ये आपका अधिकतम 3 वर्ष हो सकता है। और एक बार में आप 6 महीने बढ़ा सकते हो, और 1 वर्ष से अधिक विस्तार तभी संभव है। लेकिन अगर आप 1 साल से ज़्यादा, यानी कि आपने 2 बार बढ़ा दिया 6 से,
ठीक है, 2 बार बढ़ा दिया, यानी कि 6 महीने 2 बार तो 12 महीने हो गए, 2 बार बढ़ा दिया। लेकिन 1 वर्ष के बाद यानी कि जो तब तीसरी बार आप कंटिन्यू करोगे, तो ये जो विस्तार है वो तभी संभव है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ये जो विस्तार तीसरा है वो तभी लागू होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत लागू हो, या फिर चुनाव आयोग ये प्रमाणित करे कि देश में अभी चुनाव कराना कठिन है, संभव नहीं है, तो है जो बढ़ाया जा सकता है। तो ये बढ़ाया जा सकता है इस सिचुएशन में। निश्चय कौन करेगा? निश्चय आपका राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। निश्चय राष्ट्रपति करेगा। अब देखते हैं आधार क्या है। आधार आपका जो राज्य की संवैधानिक मशीनरी है उसकी विफलता, राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है, और राज्यों के बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना और संविधान का जो पालन है वो सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य है। शर्तें क्या है? राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं। यदि को आधार देख लेते हैं, राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफलता, राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना और संविधान का पालन सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य है। शर्तें क्या है? राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना भी लगाया जा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी लगाया जा सकता है। संसद के अनुमोदन से पहले विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, संसद के अनुमोदन से पहले विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक जो केस था 1994 वाला, उसमें ये कहा गया था। प्रभाव क्या होगा? राष्ट्रपति राज्य सरकार के किसी भी कार्य और राज्यपाल राज्य की किसी भी अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकते हैं, और राज्य कार्यपालिका का निलंबन या बर्खास्त की, ठीक है, और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। कौन? राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। और विधानसभा निलंबन या विघटन भी हो सकता है, निलंबन और विघटन दोनों हो सकता है इनमें से, ठीक है। और उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की शक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा नहीं लिया जा सकता। ध्यान रखना, हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नहीं लिया जा सकता। तो ये है, ठीक है। एक बार फिर से जो वापस नेक्स्ट, ठीक है। तो राज्य आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। 356 में है, ठीक है, राज्य का पारिवार। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। अनुमोदन कौन? लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और 7 दिनों के भीतर इनको करना होगा, और साधारण बहुमत से पारित करना होगा। और 352 वाला हमने देखा कि वो विशेष बहुमत जो स्पेशल मेजोरिटी 2 है वो उससे पार होता है, ठीक है। और विस्तार अधिकतम 3 वर्ष तक, और एक बार में केवल आप 1 महीने 6 महीने तक बढ़ा सकते हो। और फिर जो 1 वर्ष से अधिक अगर आपको विस्तार करना है तो तभी कर सकते हो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, 352 वाला। और या फिर चुनाव आयोग ये प्रमाणित करेगी चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, तीसरी बार। क्योंकि देखो 6 महीने में 2 बार करोगे तो 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उसके बाद और तीसरी बार एक्सटेंड करना है तो आपको ये चाहिए, तो 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, या एक दोनों में से एक। और जो निश्चय है वो और रिवोकेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। निश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आधार क्या है? राज्य की जो संवैधानिक मशीनरी है उसकी विफलता के आधार पर लगाया जाता है। राज्यों को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से बचाना हो, या संविधान का पालन सुनिश्चित करना हो, या संघ का कर्तव्य है। शर्तें क्या है? राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं, क्या जो प्रेसिडेंट है वो सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना भी लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि राज्यपाल है जो सिफारिश करे तभी लगाया जाए, ठीक है। विदाउट परमिशन भी लगाया जा सकता है ऑफ गवर्नर, ठीक है। और संसद के अनुमोदन से पहले, जो संसद का अनुमोदन होता है, रेटिफिकेशन होता है, उससे पहले विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, संसद के अनुमोदन से पहले विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह सार्वभौमिक केस 1994 वाला मामला था, ठीक है। उसके बाद प्रभाव क्या होगा? राष्ट्रपति राज्य सरकार के किसी कार्य और राज्यपाल या राज्य के किसी भी अधिकारी की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकते हैं, ठीक है। और राज्य का कार्यपालिका का निलंबन और बर्खास्त की हो सकती है, ठीक। राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, और विधानसभा है उसका निलंबन करना हो, विघटन, ठीक है, विघटन, निलंबन। और उच्च न्यायालय नीचे जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट की शक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा, हाईकोर्ट की शक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा नहीं लिया जा सकता है। मतलब उसके बाद देखेंगे वित्तीय आपातकाल। क्या देखेंगे? वित्तीय आपातकाल। प्रकार देखेंगे, अनुमोदन, विस्तार और निस्तकरण। उसके बाद आधार, प्रभाव और शर्तें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वित्तीय अनुच्छेद 360 में, किसमें? 360 में, 360 में। और अनुमोदन, अप्रूवल, लोकसभा और
राज्यसभा दोनों को है जो 60 दिनों के भीतर साधारण बहुमत कैसी सिंपल मेजोरिटी से पारित करना चाहिए। जो ऊपर वाला हमने बढ़ा 356 वाला वो भी साधारण बहुमत से दोनों सदनों के, ठीक है। और उससे ऊपर वाला जो हमने देखा था 352 वाला राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें आपकी स्पेशल मेजोरिटी जो सेकंड है, यानी कि 2/3 उपस्थित होने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 प्लस 50% प्लस 1 जो मेजोरिटी थी वो, तो देखो। और विस्तार या जो एक्शन करना है तो ये इनको है जो इनडेफिनेटली यानी कि अनिश्चित काल के लिए आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हो, ऐसे कोई इसमें वित्तीय आपातकाल के लिए कोई भी बाउंडेशन, कोई भी हम बाध्यताएं नहीं है कि भाई कितना बढ़ा सकते हो कितना नहीं, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हो, ठीक है। निरसन रेवोकेशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? रेवोकेशन है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति द्वारा करा जाएगा। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। आधार, प्रभाव और शर्तें देखते हैं। ग्राउंड क्या है, आधार क्या है? आधार की बात करें तो भारतीय वित्तीय विस्तारता या साख क्रेडिट को अगर खतरा हो तो उसके आधार पे आप लगा सकते हो। शर्तें क्या है? शर्तें आपके 353 और 354 में शर्तें दी गई है। शर्तें ये है कि राष्ट्रपति को स्थिति से संतुष्ट होना चाहिए। तो राष्ट्रपति है वो स्थिति से संतुष्ट होना चाहिए। और यदि लोकसभा अगर लोकसभा भंग है, लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, लोकसभा भंग है, तो उस समय के लिए जो राज्यसभा का अनुमोदन मान्य होगा, ठीक है। देखो कि ये एक सदन तो रहता है हमेशा, हमें राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होता, हमेशा ही रहता है। तो अगर मान लो लोकसभा भंग हो गई तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो अनुमोदन होता है वो पर्याप्त होता है, सफिशियंट होता है। तो उस समय के लिए राज्यसभा का जो अनुमोदन होता है वो मान्य होता है। और नई लोकसभा अगले सत्र से, जब नई लोकसभा वो अगले सत्र से 30 दिनों के भीतर है वो उसको रेटिफाई करेगी, अनुमोदन कर सकती है, ये 30 दिनों के भीतर अनुमोदन कर सकती है। प्रभाव, प्रभाव आर्टिकल 353 और 354 में दिया गया। क्या प्रभाव है? संघ राज्यों को वित्तीय विवेक, संघ है वो राज्यों को वित्तीय विवेक, फाइनेंशियल प्रूडेंस का पालन करने के लिए कोई भी निर्देश दे सकता है, ठीक है। जैसे राज्यों के कर्मचारियों के वेतन को कम करना, ठीक है, राज्य के जो कर्मचारी उनके वेतन को कम करना। और राष्ट्रपति इसी तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं, जैसे कि संघ के कर्मचारियों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन को कम करना। तो इस प्रकार के अगर आपको पूछा जाता कि सुप्रीम कोर्ट और वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, तो वो गलत होगा, क्योंकि किया जा सकता है। इसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। राष्ट्रपति कैसे करेंगे? निर्देश जारी करेंगे, जैसे कि संघ के कर्मचारियों, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन को कम करना। उसके बाद हम देखते हैं विशेष राज्य 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का विवरण देखेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया देखेंगे, उसके बाद स्पेशल स्टेटस देखेंगे, एंड 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। सबसे पहले बात करते हैं प्रावधान अनुच्छेद देखेंगे। प्रावधान अनुच्छेद जो स्पेशल राज्य है, विशेष राज्य, उनके 371 से 371 जे तक है। और भाग कौन सा है? भाग आपका 21 में। भाग 21 में क्या है? स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस विशेष राज्य है भाग 21 में, ठीक है। और अनुसूची कौन सी है? 5वीं अनुसूची 244, 5वीं अनुसूची 240 और 244 में। 6ठी अनुसूची किस आर्टिकल में है? 244 और आर्टिकल 275 में भी है, ठीक है। तो ये 244 वाला देखेंगे, लेकिन ये 275 है। देखो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर जो पढ़ा था इस वीडियो में, 275 मतलब जो ग्रांट्स इन एड, जो ग्रांट फॉर ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो दिए जाते हैं, दो मतलब जो पार्लियामेंट है, संसद है भारत की, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राज्यों को अनुदान दे सकती है। जिससे मतलब 6ठी अनुसूची से संबंध क्या है इसका? जैसे विशेष अनुदान दिए जाते हैं, कैसे? जनजातीय कल्याण के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, और एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, और आधारभूत संरचना के लिए, इंफ्रा के लिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है इनका? जो पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना, ठीक है। प्रशासनिक दक्षता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी है बनानी, और जो क्षेत्रीय असमानता है उसको कम करना, ठीक है। तो ये इसलिए 275 वैसे जुड़ा हुआ, ठीक है। और अब 244 का जो ये विस्तृत रूप से देखेंगे। देखो 244 ये भारत का संविधान जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक सुरक्षा और विकास के लिए विशेष प्रोविजन करता है, विशेष प्रावधान करता है। और 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त प्रशासन, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रदान करती है, ठीक है। और आर्टिकल 244 भाग 2, भाग 2 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रावधान करता है कि जो 6ठी अनुसूची है वो लागू होगी कहाँ कहाँ पे? असम में होगी आपकी, कहाँ पे? असम में होगी, मेघालय में होगी, त्रिपुरा में होगी, और मिजोरम में होगी, ठीक है। AM TM असम, ठीक है। असम, मेघालय,
मिजोरम और त्रिपुरा। असम में होगी, मेघालय में होगी, त्रिपुरा में होगी और मिजोरम में होगी। एटीएम से करो, और एटीएम स्क्वायर ऐसे करते हैं, ठीक है। एटीएम स्क्वायर यानी कि ए से बन गया असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम। मेघालय और मिजोरम, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है छठी अनुसूची में, ठीक है। तो ये देखा। अब जो स्वायत्त शासन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी, एडीसी। फिर जो ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल उसके नीचे होगी एआरसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनको क्या क्या दिखा दिया, सांस्कृतिक संरक्षण दिया है, जनजातियों के जो रीति रिवाज है, परंपरागत कानून है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको है जो सुरक्षा दी गई इससे। और जो स्थानीय प्रशासन है, जिसमें परिषदों को जो अधिकार है भूमि प्रबंधन का, वन का, कृषि का, स्थानीय कर का, विवाह उत्तराधिकार और ग्राम प्रशासन का, ठीक है। मतलब इनको विधायी शक्तियाँ होती है। विधायी किसमें, भूमि के, भूमि से रिलेटेड, वन, जल, झूम, सामाजिक प्रथाओं से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। और न्यायिक भी है, क्योंकि जो पारंपरिक न्यायालय वहाँ पे स्थापित की जाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता भी है, जैसे कर संग्रह, बाजार शुल्क, व्यापार लाइसेंस आदि, ठीक है। और विशेषता देखते हैं कि जो राज्यपाल है वो परिषदों की सीमा है वो बदल सकता है, नए जिले बना सकता है, और नियमों को स्वीकृति भी देता है। तो ये हमने देखा। अब देखो, हमने ये पढ़ा कि 244 भाग 2 में ये क्या है, सटी अनुसूची है, 6th शेड्यूल है किसमें, 244 भाग 2 में। लेकिन जो आपका 5वीं अनुसूची है 244 भाग 1 में है, 244 भाग 1 में है। यानी कि ये भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची उन अनुसूचित क्षेत्रों, जो शेड्यूल एरियाज है, और जो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संरक्षण से संबंधित है, जो पूर्वोत्तर के छठी अनुसूची क्षेत्रों से बाहर है, ठीक है, जो इसमें नहीं आते हैं, उससे संबंधित है ये 5वीं अनुसूची। ये क्या कहती है, जो 244 भाग 1 क्या कहता है, ये 5th शेड्यूल है। ये कहता है कि 5वीं अनुसूची लागू होती है किन किन राज्यों, उन राज्यों में जहाँ अनुसूचित क्षेत्रों पर जहाँ जनजातीय आबादी है, परंतु वे छठी अनुसूची के विशेष स्वायत्त पूर्वोत्तर क्षेत्र नहीं है, जिन पे जनजातीय आबादी तो है लेकिन वे छठी अनुसूची का भाग नहीं है, तो वो इसमें आएंगे, 244 भाग 1 में आएंगे, ठीक है। प्रमुख राज्य कौन से हैं आपके, राज्यों की बात करें तो जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है। एक सेकंड लिख लेता हूँ यहाँ पे नाम, ठीक है। कौन कौन से राज्य है, 10 राज्यों को शामिल किया गया। कितने राज्य हैं इसमें, 10 राज्य। कौन कौन से हैं, पहला है आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जनजातियाँ रहती है, पहाड़ी जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश है आपका, राजस्थान है, गुजरात है, क्योंकि दक्षिणी जो साउथ राजस्थान है उसमें भी, उनमें भी जनजातियाँ रहती है, गुजरात में भी रहती है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो ये सारे शामिल है, ठीक है। तो कौन कौन से शामिल है आपके, कौन कौन सा, हिमाचल प्रदेश है सबसे पहले, उत्तर में कौन सा, हिमाचल प्रदेश से दिशावाज, चलो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, पहला आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद मध्य आपका ये अ, राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है, ओडिशा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे शामिल है, ओके, ठीक है। वो देखिए हिमाचल प्रदेश कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 10 राज्य है वो इसमें शामिल है। तो देखते हैं विशेष राज्य 371 से 371 जे तक है, वो भाग 21 से कौन सा, भाग 21 में है। तो देखते हैं मुख्य विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी हमने, पहले 371 में कौन से, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राष्ट्रपति द्वारा विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के लिए अलग अलग विकास बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद 371 ए में क्या है, नागालैंड है, ठीक है। सिर्फ 371 में महाराष्ट्र एंड गुजरात है दोनों, ठीक है। उसके बाद नागालैंड 371 ए में कौन सा है, नागालैंड है, ठीक है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागा प्रथागत कानून, सामाजिक प्रथाओं और भूमि अधिकारों के संबंध में संसद के कानून के लिए नागालैंड विधानसभा की सहमति आवश्यक है, और आंतरिक अशांति के मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और 371 बी में असम है, बी में कौन सा 71 में, ए में कौन सा है, नागालैंड, ए में नागालैंड है, ठीक है। बी में कौन सा, असम है। ये 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था, कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और ये जो नागालैंड है वो उसका ये किस संशोधन के तहत बना था, 13वां जो संशोधन है 1962 उसके तहत, ठीक है।
नेक्स्ट ये असम बना था 22 संविधान संशोधन 1900 असम से रिलेटेड है। और 320 में 71 में असम आता है, ठीक है। और राष्ट्रपति असम विधानसभा के भीतर जनजातीय क्षेत्र जो 6th शेड्यूल से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति बना सकते हैं, ठीक है। तो और सी में क्या है, मणिपुर 371 सी में मणिपुर, ये 27वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना जो नागालैंड है वो 13वां, नागालैंड है 13वां, ठीक है, नागालैंड 13वां। और ये आपका था 22वां, असम 22वां। और मणिपुर है वो 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, बांग्लादेश के साथ वॉर हुई उस समय, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों की समिति संघ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए निर्देश दे सकता है, कौन, संघ, यानी कि केंद्र सरकार। उसके बाद डी में क्या है, डी में आंध्र प्रदेश, डी और ई में, डी में आंध्र प्रदेश, ये आपका 32वां संविधान संशोधन आंध्र प्रदेश के संविधान संशोधन से बना था। 32वां संविधान संशोधन के तहत आंध्र प्रदेश बना था। और ई में आपका आता है तेलंगाना, ई में कौन सा आता है, तेलंगाना पर भी लागू है। और शिक्षा और रोजगार के, शिक्षा, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए अंतर्राज्यीय चैप्टर इंटर स्टेट जोन्स बनाने का प्रावधान है डी में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, ठीक है। और 371 एफ में क्या है, असम है, ये एफ में असम है। और 36वां संविधान संशोधन असम किससे बना था, 36th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1975 में इमरजेंसी के टाइम, तब है जो सिक्किम का निर्माण का भारत को है जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और एक लोकसभा और एक राज्यसभा सीट किसको दी गई, सिक्किम को दी गई। और जी में क्या है, 371 जी में मिजोरम है, जी में क्या है, जी मिजो से याद रखो, जी मिजोरम 53वां संविधान संशोधन, कौन सा, 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, कब हुआ था, 1996 में हुआ था। और मिजो प्रथागत कानून और भूमिगत अधिकारों के लिए विधानसभा की सहमति अनिवार्य है। 371 एच में क्या है, एच में अरुणाचल प्रदेश है, एच में एपी अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश। और ये कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विवेक। 371 आई में क्या है, देखो कहता ना आई लव गोवा, तो आई में क्या है, गोवा है। और विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य, ठीक है। और 371 जे में देखो, जे कैसे आकृति, तो कर्नाटक ऐसे याद रखो। जे में क्या, कर्नाटक का ये 98वां जो 98वां संविधान हुआ था, 98वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2012 में, कब 2012 में हुआ था, तो इसका नाम जो इसमें डाला गया था। और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड का आरक्षण है, अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का प्रावधान है 371 जे में। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये आपका जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची 244, पांचवी अनुसूची में 10 राज्यों में, ये हम देखा 10 राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सब आते हैं। और जो पैसा एक्ट है पंचायत एक्सेंट टू शेड्यूल एरियाज, तो ये 1996 का है, कब की है, पैसा एक्ट है वो 1996 का है। कुछ क्षेत्र पैसा के तहत शासित है, ठीक है। और जनजातीय सलाहकार परिषद जो टीएसी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी इसको बोलते हैं, गैर पैसा क्षेत्रों के लिए गठित की गई थी, यानी कि जो जिसमें वो जो पंचायत वाले अनुसूचियाँ वो लागू नहीं होती, तो वहाँ पे, ठीक है। तो गैर पैसा क्षेत्रों के लिए गठित, और राज्यपाल की पहल पर वे नियमों पर सलाह दे सकती है। पैसा ग्राम सभा, नशीले पदार्थों के सेवन, लघु वनोपज, भूमि हस्तांतरण, ग्राम बाजार, साहूकारी आदि के संबंध में अधीनस्थ विधान सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की शक्ति। अनिवार्य अनुमोदन, स्थानीय योजनाओं, लघु खनिजों, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य है। और कानून, राज्य विधायिका परंपरागत कानूनों के प्रथागत कानूनों के असंगत कानून नहीं बना सकती। जो प्रथागत कानूनों के असंगत मतलब जो वहाँ के प्रथागत जो कानून है उसके साथ मेल नहीं खाते हैं, उनसे नहीं जोड़ते हैं, उनको ओवरराइड करते हैं, तो उन कानूनों को नहीं बना सकती कौन, राज्य विधायिका ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन केंद्रीय कानून जो भारतीय न्याय संहिता BNS है, या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ये आदि लागू होते हैं, ध्यान रखना ये लागू होते हैं, BNS और सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, ये दोनों लागू होते हैं केंद्रीय कानून, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज है वो लागू नहीं होता, यहाँ पे लागू नहीं होता। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज है वो यहाँ पे लागू नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, पैसा लागू होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ओके। किसमें, पांचवी अनुसूची में आपका ये जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, पैसा होता है, ठीक है, पैसा। पंचायत एक्सटेंशन टू
शेड्यूल एरियाज। उसके बाद बात करते हैं छठी अनुसूची के बारे में। 244 पावर 2 में है, ठीक है ये। और 275 जो जनजातीय क्षेत्रों को जो अनुदान दिया जाता है वो। राज्यों के नाम और क्षेत्र देखते हैं। असम, उत्तर कछार हिल्स जिला, कार्बी एंगलोंग जिला, बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला, ये सब आते हैं इसके अंदर हिल एरिया में। त्रिपुरा में त्रिपुरा राज्य शिलांग नगर पालिका और शावनी क्षेत्र को छोड़कर। मिजोरम का चकमा मारा लाई जिला, ये सब मिजोरम में। कहाँ पे चकमा मारा लाई जिला, ये मिजोरम के और छठी अनुसूची में शामिल है। मेघालय, गारो खासी जयंतिया हिल्स, जो गारो खासी और जयंतिया हिल्स जो जिले हैं वो मेघालय के हैं, ठीक है मेघालय के पोस्ट में आते हैं। शक्तियाँ क्या क्या है इनको, जो छठी अनुसूची में आते हैं 244 भाग 2 में आती है। तो खनन से संबंधित रॉयल्टी साझा करने के विवाद पर राज्यपाल का जो निर्णय है वो विवाद ध्यान रखना। खनन से संबंधित रॉयल्टी साझा करने के विवाद पर जो राज्यपाल का जो निर्णय होगा वही है जो विवेकाधीन, मतलब राज्यपाल की शक्ति इसमें विवेकाधीन है, डिस्क्रेशनरी है। जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और स्वायत्त ऑटोनोमस क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल ARC। और भूमि गैर आरक्षित वन जो अनरिजर्व जो फॉरेस्ट होते हैं, हेरिटेज विरासत और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम प्रशासन, ठीक है विवाह तलाक आदि पर है जो कानून बना सकते हैं। कौन, ये छठी अनुसूची वाले राज्य। भूमि गैर जो अनरिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, लैंड पर, हेरिटेज विरासत पर, ग्राम सभा पर, विवाह तलाक आदि पर कानून बना सकते हैं। और कुछ केंद्रीय या जो राज्य वो कानून लागू नहीं हो सकते, केंद्र या राज्य के कानून लागू नहीं हो सकते, या उन्हें अपनाने से पहले बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। कुछ ऐसे कानून हो सकते हैं, ठीक है। और जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज वो भी है जो यहाँ लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी लागू नहीं होता है, 5वीं अनुसूची में और छठी अनुसूची में भी लागू नहीं होते हैं पंचायती राज एक्ट 73, ठीक है। तो ये देखा हमें। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट 13, ठीक है, स्थानीय सरकार। क्या देखेंगे, स्थानीय सरकार, ठीक है। Thank you. Thank you. Well, thank you. Thank you.